और नेक्स्ट टॉपिक है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज़ में हम ऑलरेडी इसको ऑडिटर वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बट आज हम लोग इसको फिर से रिपीट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन और क्रिएशन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, यानी वो स्टैट्यूटरी बॉडी जिसको कंपनीज एक्ट के अंडर एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की तरह बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टू लुक अप इनटू द मैटर्स ऑफ ऑडिटिंग, प्रोफेशन ऑफ ऑडिटिंग एंड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कि भैया ये चीज़ें बराबरली फॉलो और कंप्लाइड की जा रही है या नहीं है। इस अथॉरिटी का यही काम है बताना, ठीक है। यानी और उसके नाम में ही झलक रहा है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। दे हैव टू रिपोर्ट, दे हैव द अथॉरिटी टू रिपोर्ट अबाउट द प्रोफेशन ऑफ ऑडिटिंग, दैट इज बराबरली फॉलो हो रही कि नहीं हो रही ऑडिटर्स के द्वारा, जो रजिस्टर्ड ऑडिटर्स है, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो स्टार्ट करते हैं 132 सेक्शन। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना, नफरा पे क्वेश्चन आ सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट may by notification create this authority to provide the matters related to accounting and auditing standards, notwithstanding anything contained in any other law for the timing in force। किसी और कानून में अगर कुछ नहीं लिखा है तो नफरा के पास ये अथॉरिटी है। डेफिनेटली कोई और कानून कॉन्ट्रडिक्ट करे तो बात अलग होगा, मगर पूरी अथॉरिटी इसके पास है टू मेक द रिकमेंडेशंस टू द सीजी कि कैसे फॉर्मुलेट करना है, बनाना है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग पॉलिसीज़ को, और स्टैंडर्ड्स को रेस करना है ना, रिगार्डिंग द ऑडिटर्स इन द क्लास ऑफ कंपनीज, कि भाई हमारी जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच करते हैं कि नहीं करते, है ना, रिकमेंड कर सकते हैं, ये मॉनिटर करते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं कंप्लायंसेस को, कि बराबर कंपनीज जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये आपको ध्यान रखना है। जो क्वालिटी ऑफ सर्विस दी जा रही है ऑडिटर्स के द्वारा या ऑडिट फर्म्स के द्वारा, वो बराबर स्टैंडर्डाइज्ड है कि नहीं है। क्योंकि अब क्या होता है, कभी कभी एक बात ध्यान रखो, इंडिविजुअल ऑडिटर कैन रिड्यूस द क्वालिटी, मे और मे नॉट बी, है ना। तो इतना रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, इतना ज़्यादा आप बोल सकते इलाइट प्रोफेशन है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द रेज द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, है ना। बेसिक अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं हम। परफॉर्म सच अदर फंक्शंस एज रिलेटेड टू क्लॉज ए बी एंड सी, जो ऊपर हमने पढ़ लिया वही। नफरा का चेयरमैन होता है भैया, इसका ज्यूरिसडिक्शन पूरे इंडिया में, ये आपको ध्यान रखना है। हु शैल बी अ पर्सन ऑफ एमिनेंस, प्योर क्वालिटी, प्योर एक्सपर्टीज इन अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, फाइनेंस, लॉ, टू बी अपॉइंटेड बाय सीजी एंड अदर मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 15, कंसिस्ट ऑफ पार्ट टाइम एंड फुल टाइम मेंबर्स, 1 और 15, इसको आपको भूलना नहीं है। प्रोवाइडेड द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट, ना वो प्रिस्क्राइब की गई है। वो जो चेयरपर्सन है और जो मेंबर्स है वो डिक्लेरेशन देते हैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारा किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। क्लियर है कि नहीं, हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं है, हमारा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होगा किसी भी कंपनी में जब हम इस अथॉरिटी से जुड़ते हैं, तो ठीक है। और हम इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, कोई भी हमारा लैक ऑफ डिपेंडेंसी किसी, मैंने हमारा डिपेंडेंसी किसी भी नहीं होगा, वी आर मोर इंडिपेंडेंट, ठीक है क्लियर है। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द चेयरपर्सन द मेंबर्स हु आर इन फुल एम्प्लॉयमेंट विद नफरा शैल नॉट बी, जो लोग फुल एम्प्लॉयमेंट में नफरा से जुड़े हैं, तो ऐसे लोगों से नफरत करेंगे अगर वो किसी और ऑडिट फर्म से उस वक्त जुड़ते हैं। इफ़ यू आर फुल्ली एम्प्लॉयड बाय द नफरा as a member, as a chairman, you are not allowed to be associated with any other 2 firms, है ना। और अगर आपको जुड़ना भी है किसी और फर्म से, तो फिर आप जब छोड़ेंगे नफरा को तो उसके 2 साल बाद सीज होने के, क्लियर है ना, क्लियर है ना, 2 साल जब आपको हो चुके होंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी, अथॉरिटी नीड्स सम ऑनेस्टी, लॉयल्टी, अनबायस्ड एटीट्यूड। 5th वाला पॉइंट, 4th का ए क्लॉज ए क्या लिखा है, नफरा शैल हैव द पावर्स इन्वेस्टिगेट, या तो खुद ऑन इट्स ओन, सुओ मोटा मतलब ऑन इट्स ओन, ये किसी के रेफरेंस पे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको रेफ़र किया कि जाओ क्लास ऑफ बॉडीज़ और कंपनीज या पर्सनस, उनके प्रोफेशनल मैटर्स और अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में इन्वेस्टिगेट करो, कर सकते हैं।
जैसे जो भी मिसकंडक्ट किए जा रहे होंगे उनके द्वारा, कर सकती है नफरा ऐसा, बराबर है ना। और जहाँ नफरा घुस गई किसी कंपनी पर या ऑडिटर पर या फर्म पर, तो कोई और बॉडी और इंस्टीट्यूट वहाँ उस प्रोसीडिंग्स में अपनी दखलंदाजी नहीं करेगी। ठीक है, लिखा ना, प्रोवाइडेड नो अदर इंस्टीट्यूट और बॉडी शैल इनिशिएट और कंटिन्यू एनी प्रोसीडिंग्स इन सच मैटर्स ऑफ मिसकंडक्ट, जब नफरा ऑलरेडी अपना टांग डाल चुका है वहाँ पर, जैसे भी हो गया या कोई और अथॉरिटी होगी, ट्रिब्यूनल्स हो गए। They have the powers as same as the civil court. They can pass the judgment, the degree, है ना, in respect of suit. अब कौन कौन से सूट फाइल किए जा सकते हैं वहाँ पर, सिविल कोर्ट के पावर्स है भाई। They can pass the damages, they can provide the compensation. देखो क्या क्या बोल सकते हैं वो, क्या क्या अथॉरिटी है उनके पास में, जो कोर्ट के पास जो अथॉरिटीज़ होती है ना, वो हम पढ़ रहे। पहला है वो लोगों को बोल सकते हैं, चलो भैया डॉक्यूमेंटेशन को डिस्कवर करो और हमारे सामने ला के रखो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रोड्यूस करो, बराबर बराबर। समन्स वार्निंग्स देना, इन्फोर्स करना, आके हमारे सामने प्रस्तुत हो, उनकी एग्जामिनेशन करना, उन लोगों की कसम खिलवा के ओथ पे। कोई भी हो सकता है, कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है, कंपनी का सेक्रेटरी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति। इंस्पेक्ट एनी बुक्स, रजिस्टर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनी पर्सन, जो भी रेफर्ड क्लॉज इन बी, जो मैंने हमें बी वाला पढ़े हमने पीछे भी। एनी इशूइंग कमीशंस फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड डॉक्यूमेंट्स, इन लोगों को भैया हाजिर करो हमें विटनेसेस की और डॉक्यूमेंट्स की एग्जामिनेशन करने के लिए। ये सिविल कोर्ट के पास ये पावर्स होते हैं। नफरा के पास सेम पावर्स है एज पर द सिविल प्रोसीजर कोड 1907। अब अगर प्रूफ हो गया कि भैया प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हुआ है फर्म या ऑडिट फर्म के द्वारा या ऑडिटर के द्वारा, तो दे कैन इम्पोज पेनाल्टी, दे कैन इम्पोज। अब सिविल जब उनके पास पावर्स है तो दे कैन इम्पोज पेनाल्टी कम से कम 1 लाख रुपए की, जो एक्सटेंड टू 5 times द फीस रिसीव्ड। जो इंडिविजुअल को फीस मिल रही होगी ना उसकी ऑडिटिंग को लेकर, उसके 5 गुना ज़्यादा उसको पनिशमेंट देंगे अपन फाइनेंशियली, और नॉट लेस देन 5 lakhs एंड 10 to 10 times इन केस ऑफ फॉर्म्स। इंडिविजुअल के लिए मिनिमम 1 लाख और 5 times टू देयर फीस जो उनको मिल रही थी, और फॉर्म्स के लिए 5 लाख और 10 times टू देयर जो भी उनको फीस मिल रही थी एज ए फॉर्म का तो हमेशा फाइन और पेनल्टी ज़्यादा रहता ही है। और उस मेंबर को और उस फॉर्म को हम डिबेयर कर देंगे, चल बेटा तुम लोग रिस्ट्रिक्ट हो गए, अब तुमने बहुत नौटंकी कर ली है, तुमने बहुत मिसकंडक्ट किए, तुमको हम डिबेयर कर रहे हैं कि तुम किसी भी प्रकार की ऑडिटिंग प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं होगे। ICA के द्वारा क्लॉज ई ऑफ सेक्शन 2 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 6 महीने तक तो तुम कोई प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते। और ये पनिशमेंट कितना रह सकता है, मतलब ये जो रिस्ट्रिक्शन है 10 years तक, इतनी लंबी सज़ा आपको मिल सकती है। डिबेयर कर देंगे आपको, चलो बंद करो तुम्हारी प्रैक्टिसेस, तुमको रिस्ट्रिक्ट कर दिया हमने क्योंकि मिसकंडक्ट किया ना भाई। ये पैराग्राफ को याद रखना अच्छे से, ठीक है। ओके, अब देखो ये ना ध्यान रखो, जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की बात हो रही है ये ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट सेक्शन 22 में डिफाइन कर दिया गया है। जब एक ही डेफिनेशंस मल्टीपल एक्ट में होती है और जब हम दूसरे एक्ट से उसको उठाते हैं तो हम जनरल क्लॉजेस करके चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखना, हमको बहुत काम आएगा ये सब पढ़ने में कि मल्टीपल डेफिनेशंस कैसे अलग अलग एक्ट में यूज़ होती है, या कभी कभी कुछ एक्ट में कोई डेफिनेशन नहीं होती, हम दूसरे एक्ट से उठाते हैं उसको। क्लियर है। अब नफरा के कुछ रूल्स है भाई, वो भी हम पढ़ चुके हैं 132(2)(4) में, ठीक है। नफरा के कुछ पावर्स हैं वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं अभी पीछे, अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना, मगर उस पावर्स को डिटेलिंग में थोड़ा देने की कोशिश करते हैं, है ना, कि कौन कौन सी कंपनीज़ या क्लास ऑफ कंपनीज़ में ये अपने पावर्स को यूज़ कर सकते हैं। पहला लिखा है वो कंपनी है जो लिस्टेड है इंडिया में, इंडिया के बाहर। अगर वो अनलिस्टेड है और उनका पेड अप कैपिटल जो है वो नॉट लेस देन 500 करोड़ और एनुअल टर्नओवर जो है उनका वो 1000 करोड़ है, कम या एग्रीगेट जो उन्होंने लोन और डिबेंचर्स और डिपॉजिट इशू किए थे कम से कम 500 करोड़ का अगर है उस फाइनेंशियल ईयर में, तो वहाँ नफरा खुद ही इन्वॉल्व हो जाएगा। याद रखना इसको, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी में, बैंकिंग कंपनीज़ में, जिनके खुद के भी अपने सेपरेट एक्ट होते हैं जो इन धंधों में इन्वॉल्व हैं, जनरेशन ऑफ सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज गवर्न बाय द स्पेशल एक्ट बाय देयर स्पेशल बॉडीज़, क्लॉज B, C, D, E, F ऑफ सेक्शन 1(4) ऑफ कंपनीज एक्ट, ये सब जगहों पर नफरा की अथॉरिटी है, पावर्स है। और एनी अदर बॉडी, कॉरपोरेट और पर्सन और एनी क्लास ऑफ बॉडीज़ जो नफरा के अंदर आती हैं जिनमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, कोई सरकारी कंपनी भी हो सकती है। वैसे तो एक इंश्योरेंस कंपनी का अपना खुद का सेपरेट एक्ट है, उनकी खुद की सेपरेट एक बॉडी है, बैंकिंग कंपनी का अपना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, बट नफरा के भी पास अथॉरिटीज़ है कि वो ऐसा कर सकते हैं, इनमें इन्वॉल्व हो सकते हैं जहाँ पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, ठीक है।
क्लियर हुआ क्या बोला मैंने आपको? या एनी बॉडी कॉरपोरेट है ना, जो इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया है, मतलब वो इंडिया के बाहर है बट उसकी सब्सिडायरी या उसकी एसोसिएट जो है वो, या यदि कोई बॉडी कॉर्पोरेट है वो इंडिया में है, उसकी कोई ब्रांच और वो क्लॉजेस को कंप्लाइट कर रही है A2D, और उसकी जो इनकम और नेटवर्थ है वो जो सब्सिडायरी एसोसिएट की वो 20% ऑफ द कंसोलिडेटेड इनकम ऑफ द नेटवर्थ ऑफ सच कंपनी। मतलब अगर पूरी कंपनियों को जो इंडिया के बाहर है और जो इंडिया के अंदर है, तो जैसे ये इंडिया के अंदर है तो अगर इनकी तीनों की इनकम मिला के इनके पास में 20% है तीनों की इनकम मिला के, तो उस पर नफरा इन्वेस्टिगेट करेगा। ठीक है, उस पर क्लॉज A2D है। A2D जो हमने पीरियड पढ़े ना अभी, A2D पूरा इन्वॉल्व होगा। कंसोलिडेट मतलब ऐड कर देना। क्लियर नहीं क्लियर है? समझ में आ गया ना आपको क्या बोला मैंने? जैसे ABC 3 कंपनी है, बराबर है, ये दोनों बाहर है और इनकी एक सब्सिडरी इंडिया में है, बराबर है। तो इनकी जो टोटल इनकम है ना, तो इसका अगर इसके पास में 20% का नेटवर्थ है या नेट इनकम है, तो इस पर नफरा के रूल्स एप्लीकेबल होंगे, वो इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? एवरी एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट अदर देन अ कंपनी गवर्न बाय दीज रूल्स, इन रूल्स के अलावा जो कंपनीज हैं, दूसरी कंपनीज हैं, वो भी नफरा को इन्फॉर्म कर सकती है विद इन 30 days ऑफ कमेंसमेंट ऑफ नफरा रूल्स इन्फॉर्म NFRA 1, जो डिटेल्स है उनकी द ऑडिटर ऑन द कमेंसमेंट। कोई और कंपनी है जो नफरा रूल्स में आती नहीं है बट उनको नफरा रूल्स में इन्वॉल्व होना है अपने ऑडिटर्स के कंप्लाइंसेस के लिए, फॉर्म के लिए, वो चाहते हैं कि वो नफरा उसमें इन्वेस्टिगेट करे, इन्वॉल्व रहे, तो आप इस फॉर्म में उनके पास में डिटेल सबमिट कर सकते हो, जो भी पर्टिकुलर सब ऑडिटर का। क्योंकि ऊपर वाली जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो है, मान लो उसमें नहीं आ रही कंपनियाँ, मगर वो चाहती है कि उन पर नफरा रूल एप्लीकेबल्स हो, है ना, और उनके ऑडिटर्स उसके अंदर आए या फॉर्म, तो ऐसा आप कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन अ कंपनी गवर्न अंडर नफरा रूल्स कंटिन्यू टू गवर्न बाय हाँ, वो जो कंपनी अब आ गई ना NFRA 1 में, तो 3 साल तक उन पर नफरा रूल्स एप्लीकेबल रहेंगे। लिखा ना उसमें, आफ्टर इज सीज टू बी लिस्टेड, अगर वो लिस्ट हो जाती हैं, लिस्टेड थी, अब वो अनलिस्टेड हो गई हैं, तो 3 साल तक तो नफरा रूल्स एप्लीकेबल रहेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यानी वो कंपनियां जिनमें नफरा रूल्स एप्लीकेबल थे, ऊपर जो पढ़े हमने भी, और वो नॉर्मली लिस्टेड कंपनियां होती हैं, मगर वो अब अनलिस्टेड हो गई है, तो अनलिस्टेड भी अगर हो गई है और अगर वो इस एलिजिबिलिटी में आती हैं जो हमने पढ़े, तो उन पे उनके अनलिस्टेड होने तक के बाद भी 3 साल तक नफरा रूल्स एप्लीकेबल होंगे। ठीक है? रिकमेंडिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, भाई तो रिकमेंड करेंगे ICAI ने जो भी बनाया है, तो उसको काम है कि NFRA एक ऑटोनोमस बॉडी है, भाई जाओ बताओ कंपनियों को किस तरीके से स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग और स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग को आपको इम्प्लीमेंट करना है। और भी अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको तो ICAI से ले सकते हैं, वो क्लॉज A के द्वारा कैन टेक द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और CG को पहुँचाओ उस इन्फॉर्मेशन को। और अगर कंपनियाँ नॉन कंप्लायंस करती हैं नफरा रूल्स को फॉलो करने में, कि कोई ऑफिसर कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूट करता है नफरा रूल्स को, तो वही लिखा है 450 ऑफ सेक्शन एक्ट के द्वारा वो बंदा पनिशेबल होगा। और अगर नफरा के कोई रूल्स है, नफरा के कोई ऑर्डर से कोई पर्सन एग्रीव्ड हो गया, मतलब गलत ऑर्डर भी तो पास हो सकता है ना यार, अंडर द क्लॉज C ऑफ सेक्शन 4, तो अपील कर सकता है कोई आगे ट्रिब्यूनल के पास कि भैया मैं नफरा ने जो ऑर्डर पास किया ना, वो मुझे हर्ट कर दिया, मुझे हार्म कर दिया, और वो ऑर्डर सही नहीं था। कोई भी हो सकता है, वो कोई स्टेक होल्डर हो सकता है, ऑडिटर हो सकता है, गलत इल्ज़ाम भी तो लगाए जा सकते हैं ऑडिटर पे या फॉर्म पे, इंडिविजुअल कैपेसिटी में उसकी। क्लियर हुआ? क्या बोला? सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट अ सेक्रेटरी और अदर एम्प्लॉयज़ अगर उनको ज़रूरी लगता है फॉर द एफिशिएंट परफॉर्मेंस फंक्शन बाय द नफरा। ऑलरेडी 15 और एक चेयरमैन तो था ही, उनको अगर ऐसा लगता है दे नीड 1 सेक्रेटरी एंड सम एम्प्लॉयज़ देयर, तो दे कैन अपॉइंट CG, मगर सर ये सब काम CG करेगा। जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है, और कहीं पर भी आप अपनी प्लेसेस ऑफ मीटिंग बना सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है तो। जो नफरा है वो मेंटेन करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को और अदर बुक्स इन रिलेशन ऑफ अकाउंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछकर और कैग से पूछकर। सरकारी कंपनियों का तो करना ही करना है कैग से पूछकर, और जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है उनसे तो करना ही करना है उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन। और जो अकाउंट्स ऑफ नफरा है, क्योंकि करप्शन तो कहीं भी हो सकता है, उसको ऑडिट कौन करेगा? कैग, इंटरवल्स में। बराबर है कि नहीं बराबर है? और उसको सबमिट करेंगे उस रिपोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट को। करना ही करना है भैया। नफरा शैल प्रिपेयर इन सच फॉर्म
ईच फाइनेंशियल ईयर उनको भी अपनी एनुअल रिपोर्ट बनानी पड़ेगी ना भाई। तुम भी एक बॉडी हो तो तुम्हारे पास भी तो पैसे का लेन देन आ रहा है, तुम भी तो कंपनी से जुड़े हुए, तो करप्शन तो हो ही सकता है ना। अपने हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपको उस रिपोर्ट को जो कैग ने आपके लिए बनाया फाइनेंशियल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, उसको सीजी को भेजना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एनुअल रिपोर्ट एंड ऑडिट रिपोर्ट गिवन बाय द कैग आपको भेजने और पार्लियामेंट के सामने रखा जाती है। फिर बहुत डिबेट भी हुआ था नफरा को लेके। भाई क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, भूलने का नहीं। एक रिकमेंडेशन में अलग क्वेश्चन आ सकता है, उसको अलग तरीके से पढ़ना। फिर नफरा रूल्स, ये सबसेक्शन 2 ऑफ 132 इस पर अलग क्वेश्चन आ सकता है। फिर ये ऊपर हमने जो पढ़े अभी, ये पूरे जो पावर्स है उसके, वो अलग क्वेश्चन आ सकता है। और ये आखिरी में कुछ इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है, 4 टॉपिक है इसमें, चारों अच्छे से पढ़ने का 132 सेक्शन में, अच्छे से अलग अलग हेडिंग देके और उस पर क्वेश्चन अपने को लिखना है। ठीक है, चलो।